आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे आज दिल्ली सल्तनत के सेकेंड पार्ट की। खिलजीज और तुगलक्स 1290 से लेकर 1413 तक का समय देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें अलाउद्दीन खिलजी भाई जो बहुत ही फेवरेट रहते हैं लोगों के, लोग उनसे नफरत भी करते हैं, प्यार तो कोई नहीं करता। वैसे हिंदू के लिए तो बहुत ही ज्यादा इनटॉलरेंट था, मंदिर तोड़वाए और काफी ज्यादा दिक्कत हुई। तो हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की और इसमें काफी कुछ देखेंगे। हम यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से हम चल रहे हैं, जितना है उतने ही बात करेंगे। वैसे आपको बता दूं कि मैंने बायोग्राफी भी रिव्यू की है, तो वो आप बायोग्राफी देख सकते हो। तो खिलजीज 1290 से लेकर 1320 तक टर्क्स थे। देखिए खिलजीज की अगर बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी जो है इसका फाउंडर था, 1290 में आया था। देखिए काकताबाद आपको पता ही है कि काकाबाद को 1287 में जब बलबन का देहांत हुआ तो काकाबाद को थ्रोन पे बैठाया गया। अब वो ज्यादा कुछ मतलब उसका कोई बहुत ही तगड़ा वो था नहीं, रूल था नहीं। जब भी रूलर कमजोर होगा ना, स्पेशली आखिरी रूलर, तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, समझ लो। तो आपको एक तगड़ा रूलर चाहिए। जब भी कोई रूलर गद्दी से, स्पेशली स्ट्रांग रूलर अगर गद्दी से उतर रहा है तो एक स्ट्रांग रूलर ही चाहिए उसके बाद, क्योंकि बलबन ने बड़ा तगड़ा एम्पायर बना दिया था, एक्सपेंशन कर दिया था। 1290 में एक पावर वैक्यूम हो गया। तो जलालुद्दीन जो था, जिसका ओरिजिनल नाम फिरूज था, यह बलबन के साथ ही काम करता था, यह स्लेव डायनेस्टी के साथ ही काम करता था। बलबन का चीफ था, दिल्ली सुल्तान बलबन का चीफ रहा। उसके बाद जो उसके बॉडीगार्ड्स था उसका हेड बना और फाइनली इसको गवर्नर बनाया समाना का। इसने काफी बड़े बड़े काम किए, 6 साल तक ही रहा। 70 साल में तो इसको सत्ता मिली थी दोस्तों। 19 जुलाई 1296 में इसका देहांत हो गया था, तो काफी लेट इसको सत्ता मिली थी। काफी कुछ किया, लेकिन इसका एक बहुत बड़ी, इसको क्या था ना कि क्योंकि इसकी उम्र बढ़ गई थी, अब इसने बहुत ज्यादा खून खराबा देख लिया था, तो ये हर किसी को माफ कर देता था। इस समझ लीजिए इसने अपने दुश्मनों को भी माफ कर दिया। जो भी इसके पास चाहे जितना भी बड़ा कोई गुनाह कर दे, ये सब हर किसी को माफ कर देता था। ठीक, अच्छी बात है भाई, एक अच्छा दिल होना चाहिए, लेकिन बेटा तुम उस गद्दी पे बैठे हो जहां आसपास इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी है। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है वो कुछ इस तरीके का था। और उसको किसने मारा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसका काम तमाम कर दिया। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी के समय मंगोल इन्वेजन बहुत तगड़े हुए, बहुत ज्यादा, और इसके बाद मंगोल इन्वेजन नहीं हुए। अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो मंगोलों को अलाउद्दीन खिलजी ने हरा दिया। यह चीज इनफैक्ट जलालुद्दीन खिलजी में के समय जब मंगोल इन्वेजन हुआ तो उसने जीत गया, जलालुद्दीन खिलजी मंगोल्स को हरा दिया और तकरीबन 4000 उनको पकड़ा, मंगोल्स को पकड़ा और उनको न्यू मुसलमान बना दिया कि जाओ तुमको भी हम बख्शते हैं, मतलब अपने दुश्मन को भी बख्श देता था। और यही इसके लिए सबसे खतरनाक हो गया, यह हिसाब किताब। तो यहां से खिलजी वंश की स्थापना होती है। 30 साल तक ही यह वंश चला। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी, जिसने भयानक एक्सपेंशन किया। और अलाउद्दीन खिलजी पहला था जिसने पॉलिटिक्स को रिलीजन से सेपरेट कर दिया। कि देखिए होता क्या था ना, बलबन ने क्या, डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग, जो बलबन की थ्योरी ऑफ किंगशिप थी, अभी तक हम ये देख रहे हैं कि उलेमाओं का बहुत ज्यादा, उलेमा हो गए, मौलवी हो गए, उनका पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा कंट्रोल रहता था कि ना भाई कंट्रोल तो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पहला था जिसने बोला ना, बिल्कुल भी नहीं, ये पॉलिटिक्स और रिलीजन साथ में नहीं आना चाहिए, बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है, ये चीज था। तो जलालुद्दीन टर्क था, खलाज ट्राइब से बिलोंग करता था। इसको मलिक फिरूज भी बोला जाता था। 70 साल का था ये, 70 साल तब ये गद्दी पे बैठा था। अब वही है कि उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी। इससे पहले गवर्नर था समाना का, चीफ था स्लेव डायनेस्टी में, और उसके बाद फिर इसी ने ही तख्ता पलट किया था 1290 में, इसी ने ही मारा था। मैं भूल गया, 4 साल का बेटा था एक्चुअली, काकाबाद का, मैं नाम भूल गया उसका। तो उसको मार के जलालुद्दीन खिलजी जो है वो सुल्तान बन गया।
लेकिन वही है कि जब ये सुल्तान बना तो इसने बैटल लड़ी नहीं कि यार छोड़ो लड़ाई वड़ाई झगड़ा हमको नहीं करना है, बहुत ही लिबरल हो गया, इतना ज्यादा टॉलरेंट की क्या बताया, इतनी पैसिफिक पॉलिसी। और ये यहाँ पे जो नोबेल्स थे ना, देखिए अभी सिचुएशन बहुत खतरनाक थी, क्योंकि बलबन के बाद राजपूत, बंगाल, बिहार और इसके नोबेल्स भी अब सर उठाने लगे थे कि भाई अब तो हम आजादी ले लेंगे। हालांकि जलालुद्दीन और अलाउद्दीन दोनों की एक तगड़ी आर्मी थी, कि स्टैंडिंग आर्मी थी। इसने अपने ही बेटों को और जो इसके लॉयल नोबेल्स थे को बहुत बड़ी बड़ी रैंक्स थी। जो इसका पहला बेटा था इसको खानी खान का टाइटल मिला था, सेकंड बॉस टाइटल आरकली खान और तीसरे को कादर खान का टाइटल मिला था। तो एक तरीके से इसने अपने परिवार वालों को ही बड़ी पोजीशन दी। अगस्त 1290 में मलिक छज्जू जो कि बलबन का भांजा था, उसने रिवोल्ट कर दिया कि भाई देखो हम गद्दी पे बैठेंगे, तुम कहां से आ गए, तुम तो एक चीफ हो। दिल्ली की तरफ बढ़ा, जलालुद्दीन ने इसको खुद हराया। देखिए ये टॉलरेंट था, इसका मतलब ये नहीं कि ये कमजोर था, ताकतवर था, अच्छा खासा ताकतवर था भाई। काफी बैटल्स इसने ऑलरेडी लड़ी हुई थी। तो बदायूं के पास उसने मलिक छज्जू को हरा दिया। तो इधर बलबन की फैमिली का खेल खत्म, जो रिवोल्ट था खत्म। मंगोल्स ने भी इन्वेड किया, इधर वही दीपालपुर, मुल्तान और समाना से। उस समय इसका बेटा आरकली खान जो है वो गवर्नर था मुल्तान में। अब उसके बाद जलालुद्दीन जो है पर्सनली गया, वो पर्सनली उसने बैटलफील्ड 70 साल की उम्र में वो लड़ने गया और मंगोलों को हरा दिया। मंगोल्स की बुरी तरीके से हार हुई, बुरी तरीके से। उल्गू एक बहुत बड़ा लीडर था मंगोल्स का, वो ये ग्रुप को पूरा लीड कर रहा था। और जब इन सबको पकड़ा तो आमतौर पे आपको मरवा देना चाहिए भाई, ऐसे ही चल रहा था उस समय, लड़ाई का पीरियड था। मंगोल्स तो यही करते, खत्म कर देते। अगर मंगोल्स की तरह जगह जलालुद्दीन होता तो सर काट के टांग देते, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। देवर हार्डेंड क्रिमिनल्स, मंगोल्स एक बहुत तगड़े क्रिमिनल्स थे भाई, रॉबरी मर्डर्स के लिए फेमस थे। उसके बावजूद क्योंकि इन्होंने माफी मांगी मंगोल्स ने कि भैया हमको माफ कर दो, जलालुद्दीन ने सबको माफ कर दिया। राजपूत की बात करें, राजपूतों की बात करें तो उस समय चाहमान राजा हमीद देव रणथंभोर, ये रणथंभोर का ही किला था जिसको जीतना ये अभेद्य था, अभेद्य। अलाउद्दीन खिलजी ने फिर इसको, मतलब अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसी वो भी हम देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी के बाद। तो रणथंभोर की सीज, झैन, मंडावर की सीज, ये भी जलालुद्दीन की। अल्टीमेटली जलालुद्दीन को मारा अलाउद्दीन खिलजी ने। ये आप देख सकते हो खिलजी डायनेस्टी, तगड़ा एक्सपेंशन। अल्टीमेटली अलाउद्दीन खिलजी नहीं मारा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था, ही वॉज बेसिकली द नेफ्यू ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, ये इसका भांजा था। और मतलब फादर इन लॉ भी था, मतलब जलालुद्दीन खिलजी की बेटी की जो शादी है वो अलाउद्दीन खिलजी से ही हुई थी। तो फादर इन लॉ भी था, अंकल भी था, फादर इन लॉ भी था। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी बड़ा तगड़ा था, बहुत तगड़ा। हुआ क्या, ये कहानी कुछ इस तरीके से है कि जलालुद्दीन जो है साउथ पे कब्जा करना चाहता था। तो अलाउद्दीन खिलजी भाई बहुत बहुत दिमाग। जलालुद्दीन ग्वालियर में था, अलाउद्दीन जो है वो साउथ में गया, देवगिरी में बहुत सक्सेसफुल कैंपेन की अलाउद्दीन ने। तो अलाउद्दीन के पास अच्छी, वो देवगिरी साउथ से जीत के आ रहा है, आर्मी का पूरा सपोर्ट अलाउद्दीन खिलजी को। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अब ये समझ लिया था कि भाई अगर जलालुद्दीन खिलजी ऐसे ही रूल करता रहा तो कोई एम्पायर बचेगा ही नहीं, इसको मारना पड़ेगा। और अब समय आ गया है कि मैं सुल्तान बनूं। तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन को बुलाया, बोला कि आओ और मैं सिर्फ तुमसे बातचीत करूंगा, जो भी मैं वहां से लूट के लाया हूं, देवगिरी से लूट के लाया हूं, वो बांटूंगा तुम्हें, वो तुमको दूंगा। तो भैया जलालुद्दीन खिलजी गए, अलाउद्दीन खिलजी ने वहीं मार दिया, खत्म कर दिया, और जलालुद्दीन का खेल खत्म। और अब आता है अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी हमेशा से ही सुल्तान बनना चाहता था दिल्ली का। अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। कौन था अलाउद्दीन खिलजी? अगेन जब खिलजीज आए वहां तो फिर ये गवर्नर बना, लेकिन कब पैदा हुआ, कहां से आया, अर्ली अपब्रिंगिंग के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ भी पता नहीं। बस वही है कि सिर्फ लड़ता था,
आपने मूवी देखी होगी, कौन सी आई थी, पद्मावत, रानी पद्मिनी के ऊपर थी ना, राजा रतन सिंह रानी पद्मिनी के ऊपर, अभी हम उसकी भी बात करेंगे। तो वही है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था उसके बचपन के बारे में नहीं पता कि भाई एजुकेशन क्या थी, लेकिन हाँ लड़ाई में बहुत तगड़ा था, बहुत तगड़ा। अलाउद्दीन खिलजी का ओरिजिनल नेम, ये लिख लीजिएगा, अली गुरशाह था, और उसने टाइटल लिया अबुल जफर सुल्तान अलाउद्दीन वादीन मोहम्मद शाह खिलजी, लंबा चौड़ा टाइटल। शिहाबुद्दीन मसूद का ये सबसे बड़ा बेटा था। सुल्तान जलालुद्दीन का ये भाई था। शिहाबुद्दीन सुल्तान जलालुद्दीन का भाई था, उसका बेटा था अलाउद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी, अब देखिए वही होता था कि चाचा की बेटी है तो शादी कर दो, तो अलाउद्दीन खिलजी से जलालुद्दीन खिलजी की बेटी की भी शादी हुई और उनका चाचा भी था, और मर्डर कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत तगड़ी, कुछ काम इसने बड़े तगड़े किए। क्या क्या तगड़े किए? सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी ने नोबेल्स को हटवा दिया, नोबेल्स की पावर को क्रैक डाउन किया। जलालुद्दीन जब आया तो नोबेल्स बहुत ताकतवर थे, बहुत ज्यादा ताकतवर, लेकिन अलाउद्दीन ने इनकी पावर्स को कम किया कि अगर सबसे ऊपर होता था सुल्तान, फिर आता था नाइब, नाइब जो डेप्यूटी होता था सुल्तान का, और फिर होता था वजीर, वजीर प्राइम मिनिस्टर होता था, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट। मतलब आप ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे आज का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, देन प्राइम मिनिस्टर्स। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले तो नोबेल्स की इनको बहुत कम ताकत दी कि यार ये ही जो है ये हमेशा बदमाशी करते हैं। 4 ऑर्डिनेंस निकाले। ये 4 ऑर्डिनेंस जो हैं बहुत जबरदस्त थे। अभी हम बात करेंगे कि ऑर्डिनेंस की। अब सर आर्मी ने रिबेल नहीं किया, इसने तो मार दिया राज सुल्तान को। नहीं, आर्मी ने रिबेल नहीं किया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी वॉज अ वेरी एबल रूलर। आर्मी को पता था कि अगर यही आएगा तभी चीजें बदल सकती है, वरना जलालुद्दीन तो हम सबको मरवा देगा। एक रिवोल्ट किया था जलालुद्दीन के समय, मैं बंगाल में था शायद, तो वहां का जो रूलर था वो जलालुद्दीन के साथ, मतलब आप समझिए कि वो रिवोल्ट कर रहा है और हरा दिया जलालुद्दीन ने, और उसके बाद रात को उसको डिनर पे बुलाता है और जलालुद्दीन खूब उसकी तारीफ के कसीदे पढ़ता है, कोई बात नहीं है, रिवोल्ट होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको मैं तुम्हारा किंगडम वापस देता हूं, ऐसा हिसाब किताब था। तो उस समय ऐसा नहीं है, मतलब सिचुएशन बड़ी खराब थी। ये चीज है, जहां जहां रिबेलियन हुए, अलाउद्दीन खिलजी की जो पॉलिसी थी, जहां जहां रिबेलियन हुए उसने खत्म कर दिया। बहुत ही ब्रूटल थी, इट वॉज वेरी वेरी ब्रूटल। अलाउद्दीन खिलजी के लिए हिंदुओं के लिए काफी ज्यादा इनटॉलरेंट था। ऐसा बोला जाता है कि हिंदू जो काफी अमीर हुआ करते थे, अलाउद्दीन खिलजी के समय काफी ज्यादा गरीब हो गए थे, बहुत ज्यादा, क्योंकि इतने ज्यादा टैक्सेस लगाए गए थे। ओल्ड नोबिलिटी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, और जो न्यू नोबिलिटी थी उसको यही बोला गया कि बेटा क्राउन के नीचे ही रहोगे। आर्मी की मैं बात कर रहा था, आर्मी की वही, एक तो एबल रूलर था, दूसरी बात देवगिरी, भाई ये पहला रूलर था इस्लाम का जो साउथ तक चला गया था, और वहां पे राजा रामचंद्र बहुत इंपॉर्टेंट, उनसे जीत के आ गया था भाई, और अच्छा खासा पैसा लेके आया था, बहुत ज्यादा पैसा। तो आर्मी की रिस्पेक्ट जो है इसने ले ली थी। 21 अक्टूबर 1296 अलाउद्दीन वाज फॉर्मली प्रोक्लेम्ड एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली। जो भी बोल रहा था कि भाई मेरा थ्रोन पे आधिपत्य है, मुझे आना चाहिए, सबको मरवा दिया। सारे नोबल, जो भी रिवोल्टिंग नोबल्स हैं, उन सबको मरवा दिया। एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इसने डेवलप किया और अपनी बाउंड्रीज को एक्सपैंड किया। मंगोल्स को भगा भगा के मारा, उखाड़ फेंका मंगोल्स को। अलाउद्दीन खिलजी वो था जिसने मंगोल्स को हराया, और साउथ इंडिया तक अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चला गया था। अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं होमोसेक्सुअल था। इसने मलिक जहां, जलालुद्दीन खिलजी की बेटी से शादी की थी, और मलिक कफूर, ऐसा बोला जाता है, इसके साथ सेक्सुअल रिलेशन थे। बाद में मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को मार दिया। तो यही चीज है। शुरुआत में तो अलाउद्दीन खिलजी ने काफी जेनरस ग्रांट्स दिए, काफी लोगों को सरकारी ऑफिस में अपॉइंट किया। अलाउद्दीन खिलजी की एक बात यह थी कि ये इसकी डिप्लोमेसी बहुत तगड़ी थी, ये काफी अच्छा डिप्लोमैट था। इनफैक्ट जब राजपूतों के खिलाफ इसने लड़ाई छेड़ी, जब राजपूतों ने झुकने से मना कर दिया, वो तो भाई उनके तो किले अभेद्य होते थे, तो बहुत सारे राजपूत किंगडम के अंदर अलाउद्दीन खिलजी से जाके हाथ मिला लिया उन्होंने, और सारा का सारा राज जो उनके सामने उगल दिया। अलाउद्दीन खिलजी ये भी करता था कि एक बार उसने कोई एरिया जीत लिया, जैसे राजपूतों का जो एरिया जीता, वहां पे फिर राजपूतों को ये अपॉइंट कर देता था कि आप हमारे अंडर काम करोगे। ऐसा हुआ 1316 में अलाउद्दीन खिलजी
की डेथ होती है और उसका फेवरेट मलिक कफूर जो है वो राजा तो नहीं बना, लेकिन ये है कि जो भी बेटे थे अलाउद्दीन खिलजी को उन सबको मार दिया। अभी बात करेंगे एक चीज की। तो ये तो खैर अभी हम थोड़ी देर में आएंगे इस पे, कैसे हुआ क्या हुआ। अरे यार ये तो सीधा चलिए हमें काम करते हैं, पहले एक काम यही कर लेते हैं कि पहले हम एक थोड़ी टाइमलाइन देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी 1316 तक रहा, फिर 1316 के बाद भी अगेन कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर, कोई तगड़ा रूलर आया नहीं, तो वही 4 साल के अंदर अंदर खिलजीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो खत्म हो गया। फिर खिलजीज में ही घियासुद्दीन तुगलक उसने नई डायनेस्टी जो है वो स्टैब्लिश की 1413 में, अरे सॉरी 1320 में, और 1320 से लेकर 1413 तक ये पूरी की पूरी डायनेस्टी चली है। 3 रूलर्स थे इसमें, घियासुद्दीन, मोहम्मद बिन और फिरोज शाह। तीनों ने अच्छा रूल किया। मोहम्मद बिन तुगलक को वाइस फूल किंग बोला जाता है, हाईली क्वालिफाइड इंसान लेकिन महाबेवकूफ। इसके वो 4 डिसीजन जिसने सब कुछ बदल के रख दिया, अभी हम सबकी बात करेंगे। ओके, फिरोज की डेथ के बाद, फिरोज शाह तुगलक जब मरा तो उसके बाद दिल्ली सुल्तान जो है वो, ये दिल्ली सल्तनत डिसइंटीग्रेट हो गई। 1387 में, इनफैक्ट सॉरी 1388 में फिरोज शाह तुगलक की डेथ हुई। उसके बाद कोई एबल रूलर आया ही नहीं। इनफैक्ट जब तैमूर का इन्वेजन हुआ 1398 में, जब उसने पूरी दिल्ली का कत्लेआम कर दिया, समझ लीजिए सारे आदमियों को मार दिया था उसने, उस समय जो सुल्तान था वो भाग गया दिल्ली छोड़ के डर के मारे। और फाइनली 1413 में खिज्र खान आता है, सईद डायनेस्टी। ओके, तो ये चीज है, ये तुगलक एम्पायर, ये तुगलक पूरा साउथ इंडिया तक इन्होंने कैप्चर किया था। ये बंगाल और उड़ीसा और ये बिहार वाला एरिया ये बहुत ज्यादा इनके हाथ से दूर रहता था। तो अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन। ओके, तो अब हम एक एक स्टेट वाइज चलते हैं। पहले अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को ही रियल एक्सपेंशनिस्ट बोला जाता है। तो शुरुआत में मैं कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने काफी अपॉइंटमेंट्स किए, सरकारी ऑफिसेस में लोगों को रखा और ये सब हुआ, लेकिन उसके बाद चीजें बदलनी शुरू हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले क्या किया, जैसे ही वो थ्रोन पे गद्दी पे बैठा, तुरंत उसने मुल्तान में एक स्ट्रॉन्ग आर्मी भेजी, क्योंकि जलालुद्दीन का जो बेटा था आर्कली खान, उसने रिवोल्ट कर दिया। 1 महीने बाद उसने सरेंडर कर दिया। 1297 में मंगोल्स ने इन्वेड किया, फिर 1299 में, लेकिन दोनों ही इन्वेजन को अलाउद्दीन खिलजी ने रिपल्स कर दिया। ये चीज है। और अलाउद्दीन खिलजी को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए, नोट्स बनाते चलिए। अलाउद्दीन खिलजी को टाइटल मिला सिकंदर सैनी। तो आपको नोट्स बनाने में सबसे पहले करना क्या, पहले जलालुद्दीन खिलजी, उसका रेन लिख लीजिए। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या टाइटल्स दिए, जलालुद्दीन खिलजी ने कहां एक्सपैंड किया, देन उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी पे आइए 1290 से 1296। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म के बारे में तुमको कोई पता नहीं, रेनिंग के बारे में पता, 1296 से लेकर 1316 तक, ठीक है। उसके बाद इसने क्या क्या टाइटल लिए, सिकंदर सैनी, ही टुक द टाइटल ऑफ सिकंदर सैनी। एक नया रिलीजन लाना चाहता था ये अलाउद्दीन खिलजी जो है, एक नया रिलीजन। इसने अपने 4 डिप्यूटीज, चार लोगों को इसने बैठाया था, 4 रिलीजियस अपॉइंटमेंट्स इसने किए थे। वो इसीलिए किए थे कि जिस तरीके से इस्लाम में नया कैलिफेट्स आपने देखा ना, नई खलीफों, इस्लाम उदय हुआ और फिर खलीफा, वैसे ही ये चाहता था कि मैं एक नया रिलीजन, एक नया, लेकिन दैट शुड बी अंडर इस्लाम, मैं उसको लेके आऊं। ये चीज है। तो अब जलालुद्दीन, देखिए नॉर्थ इंडिया, अगर हम अलाउद्दीन खिलजी के एक्सपेंशन की बात करें, इसने हिंदुओं पे बहुत टैक्स लगाया, बहुत क्रूर राजा था ये, बहुत क्रूर राजा। इसके जो मार्केट रिफॉर्म्स थे वो फिक्स किए थे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसने मार्केट रिफॉर्म, मतलब मार्केट रिफॉर्म लाने वाला अलाउद्दीन खिलजी पहला था। इसने प्राइजेस फिक्स कर दिए, और अगर कोई घपला करता, जैसे मान लीजिए कि आधा किलो का किसी ने घपला कर दिया, तो उतना मांस जो है वो शरीर से काट लिया जाता था, इतना ब्रूटल था। तो नॉर्थ इंडिया में इसने गुजरात और जैसलमेर 1298 में जीता। देन रणथंभौर सबसे इंपॉर्टेंट 1301 में, देन चित्तौड़ 1303 में, सवाना 1308 में, जालौर 1310 में। इन सब पे मैंने वैसे लेक्चर लिए हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। हालांकि इतना ज्यादा हमको डीपली नहीं जाना, या फिर स्टोरी नहीं पूछेंगे, इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछेंगे, इसकी पॉलिसीज के बारे में पूछेंगे, बदलाव के बारे में, स्टोरीज के बारे में नहीं पूछेंगे। स्टोरीज में आपको इसलिए बताता हूं ताकि आप इसको याद रख सकें। तो जलालुद्दीन ने रणथंभौर को मतलब ये इसने टास्क लिया, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। रणथंभौर का किला अभेद्य था। राजा हमीरा ने इतनी तगड़े तरीके से इस किले को बनाया था कि भाई आप इसको जीत ही नहीं सकते। सदर्न और वेस्टर्न राजस्थान जो था वो सुल्तान के कंट्रोल से बाहर था,
लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस चीज को नकार दिया, मतलब इसको अपने फेवर में लिया है। ये आप देख सकते हो ना, ये राजपूत, ये वाला जो सदर्न और वेस्टर्न राजस्थान था, ये खिलजियों के लिए बहुत दिक्कत थी, ये नहीं जीत पाए थे भाई, राजपूत थे। तो 25 साल के अंदर अंदर गुजरात और मालवा इनके कंट्रोल में आ गया, राजस्थान भी इनके कंट्रोल में आ गया, साउथ इंडिया भी चले गए, मदुरई तक चले गए। मदुरई में भी मलिक कफूर जो है वो हरा के आ गया। तो ये पहला था जो साउथ तक चला गया, पहला इस्लामिक रूलर जो साउथ तक गया। तो ये जो नया फेज ऑफ एक्सपेंशन, इट वाज इनिशिएटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। मालवा एंड गुजरात की, गुजरात हो गया ये, ऐसा हटा दीजिएगा, आई एम सॉरी, गुजरात है ये। तो देखिए मालवा और गुजरात बड़े इंपॉर्टेंट थे इनके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट थे? वो इसलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि गुजरात ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ना, ये काफी फर्टाइल एरिया था भाई, और ये वेस्टर्न सीपोर्ट भाई, गुजरात से ट्रेड रूट कंट्रोल होता था, अरबी घोड़े, टर्किश घोड़े, ये सब यहीं पे ही आते थे। तो इसीलिए गुजरात वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। जो गुजरात को रूल करेगा, गुजरात हमेशा से ही समृद्ध रहा, वो सबको रूल करेगा, ये चीज है। तो 1299 में ही इसने जो एक्सपेडिशन है वो शुरू कर दी थी। पहले गुजरात, उसके बाद गुजरात को इसने जीता, जो राय कन्नड़ थे वो गए, और उसके बाद फिर वो साउथ भागे। जो चीफ सिटीज ऑफ गुजरात थी इंक्लूडिंग अहिलवारा, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स थी, टेंपल्स, सब खत्म कर दिया, सब तोड़ दिया इसने। दे वर सैक्ड। अभी मैं आपको जब टैक्सेशन पॉलिसी अलाउद्दीन खिलजी की बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि कितने सारे टैक्स लगाए जाते थे। सोमनाथ का टेंपल पूरी तरीके से तोड़ दिया गया इस अटैक में, एंड इट वाज अगेन सैक्ड। बहुत ज्यादा पैसा लिया। यहां पे ही मलिक कफूर इसको मिला, और उसके बाद मलिक कफूर ने साउथ इंडिया को इन्वेड किया। तो राजस्थान, पहले गुजरात के बाद ये राजस्थान गया, और राजस्थान इसके कंट्रोल से बाहर था। राजस्थान में किले बहुत तगड़े थे, राजपूतों ने इतने तगड़े किले बनवा रखे थे कि बहुत मुश्किल था किसी को हराना। तो भाई रणथंबोर, जो कि उस समय राजा हमीर देव जो है वो रूल कर रहे थे। अब यहां पे ऑलरेडी कई बार राजा हमीरा ने काफी जो वॉर्स है वो लड़ी थी और हराया भी था। बहुत तगड़े राजा थे, बहुत ही महान राजा थे, और इनको हराना लगभग लगभग नामुमकिन था। लेकिन वही अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे लोगों को बुलाया, क्योंकि इससे पहले राजस्थान में रणथंबोर किला वॉज द की। रणथंबोर और चित्तौड़, ये दो किले बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो हुआ क्या कि पहले तो अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ लोगों से सलाह मशवरा किया, सबने बोला कि भैया देखो मत जाओ, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दिक्कत तब हो गई जब मंगोल्स नोबल्स थे, इसने अलाउद्दीन के खिलाफ रिबेल कर दिया। अलाउद्दीन रिबेलियन को बिल्कुल नहीं सहता था, और वो भाग गए रणथंबोर, और वहां पे राजा हमीर देव ने इनको दे दी शरण। अब अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि या तो आप उनको हमको भेज दो या उनको मार दो, ये रणथंबोर का किला है, या तो आप उनको भेज दो हमारे पास या मार दो। दोनों ही नहीं किया राजा हमीर ने। अब यहां पे अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पे चढ़ाई कर दी। इट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट इन राजस्थान। इससे पहले भी राजा हमीर देव ने बोला था कि अरे जलालुद्दीन खिलजी को भी बोला, तुम सब डरते नहीं, निकलो यार यहां से, दिमाग ना खराब करो। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो रणथंबोर की तरफ चला गया। अब आमिर खुसरो भाई बहुत ही फेमस कोर्ट पोएट थे अलाउद्दीन खिलजी के समय, तो उसने बहुत कुछ लिखा है, ग्राफिक डिस्क्रिप्शन बताया कि फोर्ट कितना ज्यादा तगड़ा था। 3 महीने तक ये सीज चली। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था ना, वो बाहर ही बैठ जाता था, वो पूरा अपना काफिला लेके चलता था, बाहर ही बैठ जाता था। अब ये फोर्ट इतना बड़ा था कि पूरा का पूरा शहर इसमें समा जाए, और इसने सप्लाई काट दी। अब 3 महीने के बाद हम ये देखते हैं कि फाइनली यहाँ पे जो है क्या कहते हैं कि वो सब्र टूटा, और फाइनली वॉर मतलब बैटल होती है, और अल्टीमेटली रणथंबोर को जीत लिया गया। रणथंबोर में जौहर परफॉर्म किया गया था, औरतों ने अपने आप को फ्यूनरल पायर पे जला दिया था। ये पहला इंसिडेंट हमको देखने को मिलता है जब जौहर परफॉर्म किया। मंगोल्स भी मारे गए। मंगोल्स राजपूतों के साथ लड़ रहे थे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को वो भी पसंद नहीं करते थे, मारे गए। 1301 में ये हुआ। देन चित्तौड़। अब चित्तौड़ की कहानी तो बहुत फेमस है ही है, आपको पता ही है। रणथंबोर बहुत इंपॉर्टेंट था, उतना ही इंपॉर्टेंट चित्तौड़ था। अब राजा रतन सिंह चित्तौड़ के राजा थे, और राजा रतन सिंह ने वही बोला कि तुमको, क्योंकि गुजरात अलाउद्दीन
के पास था, लेकिन गुजरात आप मेवाड़ की टेरिटरी से जाओगे, और मेवाड़ का सबसे इंपॉर्टेंट, मेवाड़ सबसे ताकतवर स्टेट राजस्थान का, और मेवाड़ में सबसे इंपॉर्टेंट जो कैपिटल चित्तौड़, चित्तौड़ का किला बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहां पे राजा रतन सिंह ने मना कर दिया अलाउद्दीन खिलजी को कि तुम यहां से तो बेटा नहीं निकलोगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला ठीक है फिर लड़ लो। उन्होंने कहा कि लड़ लो, आओ। तो यहां पे लड़ाई होती है, और अल्टीमेटली फिर यहां पे जो सीज है वो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसमें सफल रहता है। चित्तौड़ जो है, चित्तौड़ से सारे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट निकलते थे, और ये वैसे भी एक आम रास्ता था। अगर आप अजमेर गुजरात जाना है, मालवा जाना है, तो आप यहीं से ही जाओगे। हालांकि एक पॉपुलर लेजेंड ये भी बोलता है, रानी पद्मिनी द्वारा, आपको पता ही है, मलिक मोहम्मद जायसी की पोयम है पद्मावती, तो उसमें है ना कि अलाउद्दीन खिलजी जो है रानी पद्मिनी की खूबसूरती से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी के लिए चित्तौड़ के किले को वहां पे वो गया। तो लड़ाई इसलिए हुई। 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पे हमला किया। अगेन यहां पे महीनों तक 5 से 6 महीने अलाउद्दीन खिलजी डटा रहा, मतलब पीछे नहीं हटा, वो डटा रहा वहां पे। राजा रतन सिंह तो वैसे ही वॉरियर थे, राजा जो राजपूत थे भाई वो तो बहुत ही ताकतवर थे, राजा रतन सिंह तो भयंकर वॉरियर थे। अलाउद्दीन खिलजी राजा रतन के सामने टिकता ही नहीं, लेकिन वही है ना, स्ट्रैटेजी थोड़ी सी इसकी तगड़ी रहती थी। इसने सारी सप्लाई काट दी और फिर उसके बाद युद्ध हुआ। वॉरियर जो थे अलाउद्दीन खिलजी को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ, और रानी पद्मिनी और बाकी रानियों ने अपनी जिंदगी को कुर्बान किया, उन्होंने भी जौहर परफॉर्म किया। अब ऐसा बोला जाता है कि राजा रतन सिंह जो थे उनको जिंदा पकड़ा और कुछ समय तक इनको कैदी बना के रखा। उसके बाद चित्तौड़ जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज्र खान को दे दिया। हालांकि उसके बाद रतन सिंह का जो कजन था, राजा रतन सिंह का कजन था, उसी को एक कार्यभार दे दिया। यह हिसाब किताब रहा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर फोर्ट पे हमला किया। फिर उसके बाद भाई नागौर पे, जालौर फोर्ट पे हमला किया 1310 आते आते, देन नागौर पे। तो हम ये देखते हैं कि ये अलाउद्दीन खिलजी ने नॉर्थ इंडिया में राजपूत सबसे बड़ी ताकत थे, और राजपूतों के फोर्ट्स को उसने कब्जा किया। इसमें यह भी बात है ना कि अलाउद्दीन खिलजी का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं था, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस था। कब्जा करता था लेकिन वापस लौट जाता था कि मेरी जगह तुम रूल करो। साउथ की बात करें तो साउथ में जो यादवाज ऑफ देवगिरी, जिनकी कैपिटल थी देवगिरी, वहां चला गया था अलाउद्दीन खिलजी। राजस्थान को सब्जुगेट करने के बाद, मालवा गुजरात को सब्जुगेट करने के बाद, यहां पे गवर्नर अपॉइंट करने के बाद 1307 के दौरान ये सेंट्रल इंडिया देन साउथ गया। ये काकतिया किंगडम जो तेलंगाना कैपिटल वारंगल, वहां पे इसने इन्वेजन किया। होयसाला किंगडम जो जिसकी कैपिटल द्वार समुद्र, उसको इन्वेड किया। पांड्या किंगडम मदुरई, वहां पे मलिक कफूर हरा के आया। तो साउथ में भी एक्सपेंशन अलाउद्दीन खिलजी का हो गया था, लेकिन साउथ में बहुत समय तक चला नहीं है। ये तो रीजनल किंगडम ऑफ साउथ है, तो बात का मैप है, पता नहीं क्यों लगा दिया। रायकरण जो थे, जो मालवा के राजा थे, बहुत बहुत ब्रेवली लड़े, लेकिन ज्यादा समय तक ही कुड नॉट रेजिस्ट। ठीक है। और फिर हम ये देखते हैं कि जो देवगिरी के राजा थे रामचंद्र, उनके पास गए ये रायकरण जो है वो लड़ते लड़ते जीत तो नहीं पाया अलाउद्दीन खिलजी के पास, लेकिन रामचंद्र के पास गए। अब राय रामचंद्र जब मलिक कफूर गया देवगिरी, अलाउद्दीन खिलजी का स्लेव, तो रामचंद्र ने लड़ाई तो नहीं की, सरेंडर कर दिया था यहां पे। अब यहां देवगिरी बड़ी, मतलब बहुत ज्यादा पैसा था देवगिरी के पास। अलाउद्दीन खिलजी वहां पे गया और लड़ाई नहीं की। उसने बोला कि तुम ठीक है, तुम हमारे अंडर ही काम करो, तुम पैसे देते रहना हमको। तो अच्छा खासा ट्रिब्यूट जो है, जो पैसा है, बूटी है, वो राजा रामचंद्र के पास, तो ढेर सारा पैसा अलाउद्दीन खिलजी के खजाने में आता था। ये चीज है। 1309 1311 में भी 2 कैंपेन और वही वारंगल और तेलंगाना एरियाज में ये भी लड़ाई, ये भी इसने की। तो अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को नायब, मैंने बताया ना कि यहां पे जो पोस्ट होती थी, सुल्तान के बाद आता था नायब, उसका डेप्यूटी, उसके बाद आता था वजीर, प्राइम मिनिस्टर। तो 1310 आते आते अलाउद्दीन ने तगड़ा एक्सपेंशन कर लिया था। उड़ीसा और बंगाल और बिहार ये इसके अंडर नहीं आते थे। ये हमेशा, ये उड़ीसा, बंगाल, बिहार ये हमेशा ही दूर रहे। ये जितने भी मुस्लिम रूलर्स आएंगे बड़ा मुश्किल रहेगा इनको कैप्चर करना। कश्मीर भी इनके एम्पायर में नहीं आता था, लेकिन हाँ नॉर्थ में पंजाब और साउथ में पूरा ये पांड्या किंगडम, मतलब यही आज का जो तमिलनाडु है, वहां तक इसका एम्पायर जो है वो फैला हुआ था।
डेथ की बात करें तो 1316 में इसकी डेथ हुई, 1316 में इसकी मृत्यु हुई। मार दिया बेसिकली, मलिक कफूर नहीं मार दिया, जिसके सबसे ज्यादा ये बिलीव करता था। तो यही चीज है। उसके बाद फिर कोई ताकतवर राजा आया नहीं, सुल्तान आया नहीं। 4 साल के अंदर अंदर खिलजी कोलैप्स कर गए और फिर तुगलक वंश आया, गियासुद्दीन तुगलक। मुझे एक चीज देखनी चाहिए, हाँ, गियासुद्दीन तुगलक के हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। पहले हम रिफॉर्म्स को देख लेते हैं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की सबसे बड़ी बात यह थी कि उसको चीजें बदलनी थी। 4 ऑर्डिनेंस लेके आया था ये। पहले ऑर्डिनेंस में जो भी ग्रांट्स, पेंशंस, लिख लीजिए ये, आप अगर आप नोट्स बना रहे तो उसमें लिख लीजिए 4 ऑर्डिनेंसेस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। पहला, फर्स्ट ऑर्डिनेंस में ऑल ग्रांट्स एंड पेंशंस वर रिवोक्ड। जितने भी ग्रांट्स और पेंशन दी जाती थी ना, उसको हटा ली गई। जो भी लैंड्स दिए गए थे, गिफ्ट, पेंशन, ग्रांट्स, एंडोमेंट, सबको वापस इसने ले लिया। बोला क्यों देना भाई, इसी की ही वजह से प्रॉब्लम होती है। ये जो हम इतना पैसा इन लोगों को दे देते हैं, वजीरों को दे रहे हैं, नोबेल्स को दे रहे हैं, है ना, इसी की वजह से ये लोग बाद में विद्रोह करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की एक पॉलिसी थी कि इतना गरीब कर दो लोगों को कि वो सर ही ना उठा पाए। मैंने बताया ना, जो हिंदू बहुत अमीर हुआ करते थे, इस फैक्ट मुस्लिम इनसे परेशान हो गए थे। अलाउद्दीन खिलजी से मुस्लिम भी परेशान थे, लेकिन हिंदू बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि हिंदुओं के लिए टैक्स, जजिया दो। अगर आप पिलग्रिमेज पे जा रहे हो, तीर्थ पे जा रहे हो, तो तुमको जजिया देना पड़ता था, डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स, खराज, शाम्स, बहुत सारे। तो अलाउद्दीन खिलजी का यही कहना था, उसको इतना गरीब बना दो सबको कि कोई सर ही ना उठा पाए। क्योंकि जब तुम्हारे पास पैसा होगा तभी तो तुम सर उठा पाओगे ना, तुम आर्मी मेंटेन कर पाओगे ना, तुम्हारा दबदबा बढ़ेगा ना, तुम्हारी पावर बढ़ेगी ना। तो पहला ऑर्डिनेंस तो ये था। दूसरा ऑर्डिनेंस क्या था? इसने स्पाई सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया, जो कि खत्म होता जा रहा था। एस्पियोनाज, स्पाई सिस्टम को इसने जासूस छोड़ दिए थे कि देखो भाई, मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। ये कंसोलिडेशन हुआ। तो जैसे ही ये आया 4 ऑर्डिनेंस, तीसरा क्या था? सेल एंड यूज ऑफ वाइन बंद कर दिया इसने। ना इसने कभी शराब पी और ना पीने दी। किसी भी तरीके का इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, सेल या यूज ऑफ वाइन आप नहीं करेंगे, ये चीज है। चौथा क्या था? सोशल गैदरिंग को इसने खत्म कर दिया। इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं हो सकती, अगर करनी है तो सुल्तान की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये 4 ऑर्डिनेंस बड़े इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ना कोई किसी से मिलेगा, ना ही कोई विद्रोह होगा। ये सब क्रश करने के लिए नोबेल्स की ताकत बहुत ज्यादा थी। हिंदुओं की बात करें, पॉलिसी टुवर्ड्स हिंदू, तो हिंदू वर्स्ट सफरर्स में से एक थे। बहुत गरीबी में जीने लगे थे हिंदू। काफी सीवियर मेजर्स लिए। लैंड रेवेन्यू जो है, समझिए कि अगर आपके पास जमीन है, तो अगर जमीन से आप पैसा कमा रहे हो, अगर आप 1000 रुपए कमा रहे हो, तो आपको 500 देना पड़ेगा। 50% जो टोटल प्रोडक्शन होता था, उसका 50% हिंदुओं को देना पड़ता था, मुस्लिमों को छूट थी। उसके बाद ग्रेजिंग टैक्स लगता था, हिंदुओं पे ही लगता था। ये जजिया लगता था, कस्टम और एक्साइज टैक्स लगता था, ये सब हिंदुओं से लिया जाता था। इसने बहुत सारे डिपार्टमेंट बना रखे थे। इसका फॉरेन डिपार्टमेंट अलग था। 6 डिपार्टमेंट में बेसिकली डिवीजन था। फॉरेन डिपार्टमेंट अलग, आर्मी डिपार्टमेंट अलग, वजीर अलग, दीवाने इंशा ये भी एक डिपार्टमेंट था। ऐसे छोटे छोटे काफी डिपार्टमेंट, मतलब दिल्ली सल्तनत में ये डिपार्टमेंट्स बना रखे थे। तो ये चीज है। आगे देखते हैं, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रही इसकी। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी की बात करें तो ये पहला था जिसने मार्केट के प्राइस को फिक्स कर दिया। मतलब जैसे एक आलू है, अगर मान लो 20 रुपए का बिक रहा है, अब हमको ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो 20 रुपए का है या वॉर हो गया है तो उसके दाम बढ़ेंगे, वो 35 रुपए का हो जाए, उसकी वैल्यू कुछ भी हो, सस्ता हो जाए महंगा हो जाए, नहीं, बस 20 ही रुपए रहेगा। ये ठीक वैसे ही है कि एक प्राइस फिक्स कर दिया। अब हमको फर्क नहीं पड़ रहा है कि अगर मान लो, क्योंकि देखिए प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं ना, जैसे आज 20 रुपए का आलू मिल रहा है, कल क्या पता 10 रुपए का मिल जाए, लेकिन नहीं, हम फिक्स करेंगे। मार्केट प्राइस को ये पहला था जिसने फिक्स किया। तो आप ये लिख सकते हैं मार्केट रिफॉर्म्स, ये पहला था जो मार्केट रिफॉर्म्स लेके आया। इसने एक ऑफिसर, लाइन निकाल के निकलेगा, इसने एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जिसको शाहना मंडी बोला जाता था। SHAHANAIMANDI, मेरे ख्याल में आगे लिखा भी होगा।
शाहाना, देखिए लिखा हुआ है शाहाना मंडी। और ये जितने भी बिजनेसमैन थे, जो भी मार्केट में काम करते थे, उनका पूरा रजिस्टर मेंटेन करता था। ग्रेन मार्केट को यही शाहाना मंडी जो है वो कंट्रोल करता था। अब एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस क्या है वो सब देखता था। यही प्रॉब्लम थी। अगर मान लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी ये सारी कमोडिटीज के लिए करता था, भाई एसेंशियल कमोडिटीज के लिए प्राइस फिक्स कर दो, सारी कमोडिटीज के लिए करोगे ना तो ये बहुत बड़ी दिक्कत रही बाद में। बहुत लोग ना अलाउद्दीन खिलजी के इस व्यवहार से चिढ़ने लगे। इसका जो रूल था वो बहुत ही ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गया था, अथॉरिटेरियन होता जा रहा था। ये चीज है, लाइसेंस लेना पड़ता था। अगर मान लीजिए कि जो उगा रहा है, कल्टीवेटर है कोई, अगर आपको उससे कि अनाज खरीदना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। ऑथराइज्ड मर्चेंसी ले सकते थे, ऐसे नहीं। अगर मान लीजिए कि कोई भी मर्चेंट है, वही अगर मान लीजिए 2 किलो बेचना, उसने 1.5 किलो बेचा तो आधा किलो का मांस काट लिया जाता था। ये चीज है। दीवाने रियासत सराई आदिल, ये जज की तरह काम करते थे। देवर जज कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ये अलाउद्दीन खिलजी की स्टैंडिंग आर्मी थी, आपको बता दूं। इसकी एक स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी और यही आर्मी जो है वो एक्सपैंड करती थी। इससे पहले दिल्ली सुल्तान जितने भी आए थे उनकी कोई प्रॉपर स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, लेकिन इसने अपॉइंट की। इसने अरीजे मामलिक, ARIZIMAMALIK, ये आर्मी मिनिस्टर हुआ करता था जो डायरेक्टली सोल्जर्स को रिक्रूट करता था। फरिश्ता ये बताते हैं कि इसकी आर्मी में लगभग 4,75,000 के करीब सोल्जर्स हुआ करते थे। ये हिसाब किताब था। अब देखिए, कई बार क्या होता था कि स्टेट की डिमांड जो है वो बढ़ जाती थी और पेजेंट्स जो हैं उनको कैश पे देना पड़ता था। कहने का मतलब ये है कि कई बार स्टेट की डिमांड बढ़ती थी, पेजेंट्स उतना पैसा नहीं मिलता था जितना मिलना चाहिए था, क्योंकि प्राइस फिक्स थे। ये बंजारेस को बेचते थे और ये बंजारेस लाइसेंस लेते थे बकायदा। ऐसे नहीं, आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंस नहीं है तो आप बेच नहीं सकते। अब मान लीजिए कि उसको उस प्रोडक्ट का पैसा ज्यादा मिलना है, लेकिन वो मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइस फिक्स है और आप वॉयलेट भी नहीं कर सकते। अगर आपने प्राइस के साथ कुछ भी छेड़छाड़ किया, एजेंट्स ने कुछ भी छेड़छाड़ की, तो प्रॉब्लम होती थी। स्टेट ने खुद अपने वेयर हाउसेस बनाए थे जहां पे फूड ग्रेन्स को रखते थे। अब ये फूड ग्रेन्स को अगर एक्सेस प्रोड्यूस होता था तो भाई वेयर हाउसेस में रखा जाता था। अब जब भी फैमाइन आता था या लगता था कि भाई सप्लाई में शॉर्टफॉल होगा, अब देखिए पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद, हालांकि इसके आसपास के लोग काफी पढ़े लिखे थे, तो अगर कभी भी सप्लाई में शॉर्टफॉल होता था तो फिर यहां से इन वेयर हाउसेस से जो ग्रेन्स है वो रिलीज किया जाता था। अलाउद्दीन को खुद भी सारी जानकारी रहती थी और बहुत ज्यादा हार्श पनिशमेंट है, बहुत ज्यादा। अगर जरा 1 रुपए भी अगर आपने ज्यादा प्राइस चार्ज किया, खत्म, वहीं पे मार दिया जाता था या बहुत ब्रूटल पनिशमेंट मिलता था। हॉर्सेस उस समय बहुत बेचे जाते थे, घोड़े बहुत बेचे जाते थे, तो हॉर्सेस के भी प्राइस कंट्रोल किए गए ताकि लार्ज आर्मी को मेंटेन किया जा सके। लेकिन जब गुजरात और मालवा को जीता तो मैंने बताया कि गुजरात एक पोर्ट था, तो अरब से, टर्क से अच्छे खासे जो हॉर्सेस, मतलब जो क्वालिटी थी वो बहुत शानदार थी। ये चीज है। स्लेव्स भी थे, ढेर सारे स्लेव्स की भी ट्रेडिंग होती थी। स्लेवरी वॉज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेड, एक नॉर्मल फीचर था। दिल्ली जो है वो बहुत बड़ा मार्केट था, कपड़े का बहुत बड़ा मार्केट था, इसका भी प्राइस फिक्स था। और वही है कि कई बार क्या होता था कि लोग दिल्ली से आते थे, यहां पे कम दामों में कपड़ा खरीद के लेके जाते थे और बाहर ज्यादा प्राइस में बेचते थे। ये चीज है। एग्रेरियन रिफॉर्म्स, रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया। ये पहला सुल्तान था जिसने यही बोला कि भाई देखो, लैंड को मेजर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जमीन को मेजर करो। अलाउद्दीन चाहता था कि जो खूत और मुकद्दम्स हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं जिनको खूत और मुकद्दम्स बोला जाता था, वो उतना ही टैक्स दे जितना बाकी देते हैं। तो कैटल टैक्स,
हाउस टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स और पता नहीं कितने सारे टैक्स अलाउद्दीन खिलजी इनसे लेता था, जिसकी वजह से मैंने बताया ना कि भाई स्टेट के पास तो पैसा आया लेकिन इनकी पास से अच्छा खासा पैसा गया। खराज टैक्स होता था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे कि हिंदुओं से लिया जाता था, अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 50% आपको टैक्स देना है। जितने भी ग्रांट्स गिफ्ट्स हिंदुओं को दिए गए थे सब कॉन्फिस्केट कर लिए गए। हिंदुओं को जजिया देना पड़ता था और भी बहुत सारे टैक्स लगाए जाते थे। मुस्लिमों पे भी टैक्स लगाए जाते थे लेकिन कम थे क्योंकि मुस्लिमों को जजिया नहीं देना पड़ता था। ये चीज है, आप रिबेल कर ही नहीं सकते, कैसे करोगे। बर्नी बताते हैं कि जितने भी मेजर्स थे दे वर सोनली अगेंस्ट हिंदूज, स्पेशली जो, क्योंकि हिंदू उस समय भी बहुत ज्यादा समृद्ध थे, इनके पास अच्छा खासा पैसा था, तो दे वर मोस्टली मर्चेंट्स, और इन्हीं पे ही इतना टैक्स लगा दो कि खूब पैसा देंगे, बेच के पैसा दे लेकिन पैसा दे। ये चीज है। तो इसकी एग्रेरियन पॉलिसी जो है वो काफी ज्यादा हार्श मानी जाती है। फाइनली ये जो मार्केट रेगुलेशन है, हर कोई चाह रहा था भैया कब जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, 1316 में इसकी मौत हुई। लेकिन वही है कि जो इसने मार्केट रेगुलेशन किए ये आगे भी चलने वाले हैं। एक बार जो आपने पैरामीटर सेट कर दिया और अगर वो सक्सेसफुल है, स्टेट की इनकम तो बढ़ गई ना, तो डेफिनेटली वो बढ़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी वही ही इज क्रेडिटेड जिसने मंगोल ऑनस्लॉट से भारत को बचाया। तो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप रहा। रूरल एरियाज, गांव में जितने भी एरियाज थे वो बदल गया और ये बाद में चीजें बदलेंगी। आर्किटेक्चर की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने हौसे अलाई, जिसको हौसे खास बोला जाता है, दिल्ली में है ना, ये बनवाया। सीरी फोर्ट बनवाया, अलाई दरवाजा जो कि 1311 में कंप्लीट हुआ था, और एक रिजर्वायर था हौजे शामसी, यह भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो ये चीज है। अलाउद्दीन के आर्मी में काफी इंपॉर्टेंट जनरल्स भी थे, कुछ हिंदू जनरल्स भी थे, और इसने काफी हिंदू टेंपल्स को भी खत्म किया। इसमें भिलसा का मंदिर, देवगिरी में जो मंदिर था, बीजापुर, सोमनाथ, मदुरई का मंदिर, काफी दिक्कत की इसने। तो भाई ऐसा रहा। अब हम ये देखते हैं कि 1316 में अलाउद्दीन खिलजी का देहांत हुआ। अलाउद्दीन का जो बेटा था शिहाबुद्दीन, वो थ्रोन पे बैठा। छोटा सा बेटा था, उसको मलिक कफूर ने मार दिया। फिर मलिक कफूर का भी काम तमाम हो गया। फिर अल्टीमेटली मुबारक खिलजी आया। मुबारक खिलजी थ्रोन पे बैठा 1316 से 1320 तक। ये जो 4 साल रहे ये इतने खराब रहे, यहां समझ लीजिए एक एनार्की टाइप की फैल गई, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। मुबारक शाह पूरी तरीके से अय्याश आदमी, लड़कीबाजी, जुए में लिप्त रहता था, शराब में लिप्त रहता था, पूरा स्टेट कोलैप्स कर गया। और अल्टीमेटली यहां पे उदय होता है तुगलक्स का। तो तुगलक्स आए, घियासुद्दीन तुगलक जो है 1320 में इसकी एंट्री होती है। इसका जो ओरिजिनल नाम था गाजी मलिक ने अटैक लॉन्च किया, और खुसरो खान, क्योंकि मुबारक खिलजी के बाद खुसरो खान आया और वो खत्म, तो इसके बाद घियासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक ने अपने आप को घियासुद्दीन तुगलक बोला, घियासुद्दीन तुगलक। तो घियासुद्दीन तुगलक का ओरिजिनल नाम था गाजी मलिक। अब उस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, मैंने बताया कि 4 साल के अंदर 1316 से 1320 तक पूरा स्टेट कोलैप्स कर गया था। इंटरनल एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स दोनों कुछ ना कुछ जरूर करना था। अब देखिए, पहली बात तो घियासुद्दीन तुगलक ने जो लोग परेशान थे उनको पहले शांत किया। 2 ऑब्जेक्ट बेसिकली इसके थे। सबसे पहले तो जो लैंड अंडर कल्टीवेशन है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो वहीं से आएगा, उसको इंक्रीज करो, और उस समय किसानों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको इंक्रीज करो। रेवेन्यू को फिक्स किया गया 1/5 और 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस, 50% अब आपको नहीं देना था। और टैक्सेस जो है वो धीमे धीमे बढ़ाए जाएंगे, एकदम से नहीं बढ़ाए जाएंगे, राइट। तो ये चीज है। अब ये तो मोहम्मद बिन तुगलक की बात है। तो घियासुद्दीन तुगलक, पहले मैं बता दे रहा हूं घियासुद्दीन तुगलक, ये तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी अभी हम जानेंगे। तो घियासुद्दीन तुगलक ने कम्युनिकेशन, रोड्स और कैनाल सिस्टम, नहर सिस्टम जो है वो घियासुद्दीन तुगलक ने बनाया, ये लिख लीजिएगा। और ये काफी शानदार रहा। इसने भी एक्सपेंशन किया, घियासुद्दीन ने भी एक्सपेंशन किया, देवगिरी तक गया।
देखिए साउथ वाले जो थे ना, साउथ के एम्पायर से जैसे ही अलाउद्दीन गया तो साउथ के एम्पायर ने फिर से वो पैसे आने, ट्रिब्यूट आने बंद हो गए। तो फिर से वो घियासुद्दीन याद दिलाने गया कि भैया तुम हमको पैसे दे, तो याद है ना, तुम हमारे अंडर हो। बोला हाँ हाँ साहब कोई बात नहीं, इशू। लेकिन फिर वो बंद हो जाता था। 1321 में उलुग खान, उलुग खान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम ही उलुग खान था। अपने बेटे को भेजा देवगिरी और फिर से वहां पे तिलांग और आरंगल को प्लंडर किया। पहला अटेम्प्ट तो फेल था, लेकिन बाद में देवगिरी अगेन फिर से, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बाद ये इंडिपेंडेंट हो गया और फिर से इनके पास आ गया। ये चीज है। अब घियासुद्दीन तुगलक का देहांत जो है वो 1325 में हुआ। तो 1300 ये अब ठीक है, 1325 में मोहम्मद घियासुद्दीन तुगलक का देहांत हुआ 5 साल में। और फिर आया मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें भैया, गजब गजब, हाईली एजुकेटेड, बहुत पढ़ा लिखा इंसान, अरेबिक पर्शियन लैंग्वेज में वेल वर्स्ड, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, रिलीजन, फिलॉसफी, मेडिसिन, लॉजिक, गजब। मोहम्मद बिन तुगलक से इतनी ज्यादा उम्मीदें थी कि इतना ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान, क्या बताए। बहुत अच्छा कैलीग्राफिस्ट था ये, मैप क्या शानदार बनाता था और एक्सीलेंट कमांडर था, एक्सीलेंट कमांडर, हाईली एम्बिशियस मैन। मॉरल कैरेक्टर्स का बहुत हाई, उस समय जो सुल्तान होते थे उनके कैरेक्टर्स, वो उनको मॉरल हाई कैरेक्टर लेना पड़ता था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी का इतना ज्यादा मॉरल हाई कैरेक्टर नहीं था। और हालांकि आपको बता दो कि इनकी जो माता जी थी वो हिंदू थी, तो बेसिकली ये ऐसे पैदा हुआ था, हाफ ब्लड, मतलब आधा खून इसका हिंदू का था, लेकिन ही वॉज वेरी वेरी एबल रूलर। मतलब एबल रूलर नहीं, बहुत उम्मीदें थी इससे कि मोहम्मद भैया, होता है ना कि अगर कोई इतना पढ़ा लिखा इंसान, अरबी इतनी डिग्री, पीएचडी, भाई ये तो बवाल मचा देगा, ये तो पूरे देश को रातों रात बदल देगा। लेकिन ये टाय टाय फिस, कहता बड़ा पटाखा, इतना बड़ा, अरे बम फटने वाला, और जब वो जलाया तो फुस। ऐसा ही मोहम्मद बिन तुगलक के साथ हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक को वाइस फूल किंग बोला जाता। मोहम्मद बिन तुगलक की किस्मत इतनी बेकार थी कि इसने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए सब फेल। इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स, इनफैक्ट 4 एक्सपेरिमेंट्स, टोटल 5 थे, 4 एक्सपेरिमेंट्स की हम बात करते हैं। अब ये वही है कि देखिए कि मतलब वही कहते हैं ना, समझदारी होनी चाहिए इंसान में, समझदारी और दूरदृष्टि होनी चाहिए कि एजुकेशन से और इन सबसे इतना ज्यादा कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो भाई सबसे पहले तो इसने जो एक बहुत बड़ा डिजास्टर किया, ओके इसमें एक रह गया है, शायद वो स्लाइड मिस हो गई है मेरे ख्याल में। सबसे पहला था रेवेन्यू पॉलिसी, ये जो डोमेस्टिक रिफॉर्म्स लेके आया। इसने क्या किया कि इसने एक ऑर्डिनेंस इशू किया कि भाई एक रजिस्टर बनाओ, ये पहला है, रजिस्टर बनाओ जिसमें ये देखो कि कितना इनकम आता है, कितनी एक्सपेंडिचर। वेरी गुड, सबने बोला वाह वाह क्या बात है सुल्तान, अरे सुल्तान बहुत बढ़िया, प्रेज वर्दी स्टेप था मोहम्मद बिन तुगलक का ये, बहुत बढ़िया। ये किया इसने। 1525 से लेकर 27 तक इसने बैंड बजा दी। दोआब रीजन जो था, गंगा और यमुना, दोआब मतलब 2 नदियों के बीच की जगह, हाईली फर्टाइल, इसने टैक्स बढ़ा दिए। इसके पास सारा डेटा आ गया, ऊल जलूल टैक्स लगाने शुरू कर दिए। रॉन्ग टाइम पे था ये। रेवेन्यू का जो असेसमेंट था वो एक्चुअली नॉट बेस्ड ऑन द फैक्चुअल रिपोर्ट। भाई देखो, पेजेंट्स जो हैं वो लैंड रेवेन्यू टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा पे कर रहे थे। ऑलरेडी अलाउद्दीन खिलजी के समय वो 50% पेड कर रहे थे, और अभी पेजेंट्स चाह रहे थे कि भाई हमको कुछ रियायत दे दो। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने और ज्यादा टैक्स लगा दिए, बोला कि नहीं तुमको टैक्स लेने पड़ेंगे, और जो टैक्स नहीं देगा उसको पकड़ो मारो। बहुत लोग भाग गए गांव छोड़ के, हम नहीं, हमसे नहीं सह पाएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी मिस्टेक का रियलाइज, क्योंकि दो लोग इससे नफरत करने लगे मोहम्मद बिन तुगलक से, बोले कि इतना ज्यादा पैसा हम लाएंगे कहां, ऑलरेडी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है हमारे पास, हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे आधे से ज्यादा आपको दे रहे हैं, तो हम इतना पैसा अब क्या करेंगे हम। मोहम्मद बिन तुगलक डिसेंशन बहुत ज्यादा होने लगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक को रियलाइज किया कि भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन जब तक इसको ये रियलाइज हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भाई अब पछताए हो क्या, कोई क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, जब ये सारे पेजेंट्स भाग गए
और इधर उधर चले गए और काम करने से मना कर दिया, तो उसके बाद चीजें रिवर्स करने की कोशिश की कि चलो ठीक है हम चीजें रिवर्स करते हैं, कुछ पैसे भी लौटाए, टैक्स कम किया, लेकिन वही है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन में ही समझ में आ गया कि भाई राजा थोड़ा सा, इसका दिमाग जो है भले ही इतना पढ़ा लिखा है लेकिन समझदार राजा नहीं है। इसने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने कोही। दीवाने कोही जो था ये एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था, तो ये इसने डिपार्टमेंट बनाया था। मेन वर्क यही था कि अनकल्टिवेटेड लैंड्स को देखो और उसको कल्टीवेशन में, मतलब अनकल्टिवेटेड लैंड, वहां पे भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या कि लैंड को कल्टीवेट किया जा सके, तो ये एक इसने अलग से डिपार्टमेंट बनाया था। दूसरा इसका जो बहुत बड़ी गलती थी, पहला लिखा है, पहला एक्चुअली रेवेन्यू होना चाहिए था, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। इसका सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेप था। मोहम्मद बिन तुगलक जब देवगिरी के पास गया, देखिए दिल्ली में वही है ना कि बहुत 2 साल इसके बड़े इट वॉज हेल, खूब इसको बार बार के लोग पीठ पीछे गालियां देते थे। इनफैक्ट इसके जो साथ काम करते थे वो भी बोलते थे क्या राजा है। तो यार इसको आबो हवा पूरी खराब लगने लगी दिल्ली की, यार मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे, बहुत नेगेटिविटी सी आ रही है। तो चलो देवगिरी, इसने सोचा कि पूरी की पूरी कैपिटल देवगिरी शिफ्ट करो। अब एक बात बताओ, आप कैपिटल, आप कहीं जाते हो, आपको मान लो अपना घर छोड़ के कहीं जाना है, तो आप अकेले जाओगे, आपकी जॉब लगी, या मान लो आपको ऐसे ही बोलो कि बहुत नेगेटिविटी है, मुझे जाना है छोड़ के यहां से। ये क्या किया महाराज, ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन को लेके गए कि हम तो जाएंगे देवगिरी, साथ ही साथ वहां देवगिरी में बसाएंगे लोगों को। ऑलरेडी साउथ में था वो, यादवास की कैपिटल थी वो, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को लेके गए, चलो वहां चलेंगे। तो दिल्ली से देवगिरी गए ये, ऐसा। ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेप जो है मोहम्मद बिन तुगलक का माना जाता है 1327 में। अब हुआ क्या कि ये गया, अब देखिए ये 1500 किलोमीटर की जर्नी थी भाई, थका देने वाली जर्नी थी, और लोग परेशान कि भाई क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, दिमाग खराब हो गया है। इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नहीं देवगिरी में ही रहेंगे, हम देवगिरी में ही रहेंगे, दौलताबाद में ही रहेंगे, नाम चेंज कर दिया था, हम वहीं पे रहेंगे। 7 साल वहां पे रहा। आधे लोग तो मर गए, जाते जाते ही मर गए, क्योंकि 1500 किलोमीटर, सुल्तान तो बढ़िया अपना मस्त ऐशो आराम से जा रहे, लेकिन लोग तो जा नहीं रहे। और समय ना कोई ट्रेन ना कोई फ्लाइट, कुछ नहीं, पैदल जाना था आपको इतनी दूर, 1500 किलोमीटर का सफर। महीनों बाद पहुंचे देवगिरी, और जब देवगिरी पहुंचे 7 साल रहा बस, फिर बोला कि नहीं वापस दिल्ली चलो, हमको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत लोग जो थे, बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के जो लोग आए थे, दिल्ली से लोग आए थे, वो होम सिकनेस कि भाई वहां हमारा अच्छा खासा पीढ़ियां हमारी दिल्ली में रह रही थी, और आपका अजीबोगरीब डिसीजन है कि देवगिरी में रहो और यहां समझ में भी नहीं आ रहा है। हालांकि एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे नॉर्थ और साउथ इंडिया मिल गए, पहली बार कल्चरल एक्सचेंज हुआ, कल्चर्स जो हैं वो एक्सचेंज हुए, ये बात है। तो 7 साल बाद 1334 में दोबारा लौट गया दिल्ली, तो आधे लोग वहां पे मर गए। तो और ज्यादा लोग नफरत करने लगे कि भाई इसका दिमाग ही नहीं है। एक और तीसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, इट वॉज वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल। ये 1329 में मोहम्मद बिन तुगलक ने, उस समय क्या सिल्वर की कमी काफी ज्यादा थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इसने ये बोला कि एक काम करते हैं, जो आपका सिल्वर कॉइन है हम ब्रॉन्ज कॉइन निकालते हैं और इसको सिल्वर के उस पे करते हैं। ये मतलब ब्रॉन्ज कॉइन इज इक्वल टू सिल्वर कॉइन, मतलब सिल्वर की कमी है तो एक हमने ब्रॉन्ज का कॉइन निकाला। अब ये जो ब्रॉन्ज कॉइन है इसकी वैल्यू सिल्वर की रहेगी। ये ठीक आप वैसे ही समझ सकते हो कि मान लो कि 10 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट इज इक्वल टू 500 का नोट, तो जो आप जितना 500 से खरीद सकते हो उतना 10 रुपए से खरीद सकते हो। इससे हुआ क्या कि लोगों ने इसकी फोर्जिंग शुरू कर दी, लोग बड़े खुश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। लोगों ने, जो यहाँ पे हिंदू थे, उन्होंने अपने घर में मिंट्स बना लिए और ब्रॉन्ज कॉइल को मस्त सिल्वर का पानी चढ़ा के वो ऐसे सिल्वर का दिखाने लगे। ये चीज है। तो ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी थी, इट वॉज वेरी वेरी डिजास्टर्स डिसीजन। भारत में नया नहीं था, लेकिन ट्रेडर्स के लिए मुश्किल था। कॉमन मैन भी कैसे एक्सेप्ट करे, क्योंकि बहुत समय से टोकन करेंसी मतलब वो चीज चलती आ रही है। तो ये चीज है, आप एक करेंसी को इतनी बड़ी करेंसी से कैसे इक्विवेट, मतलब वो कैसे इक्विवेलेंट हो सकता है। तो यहां पे फोर्जिंग होने लगी, जाली करेंसी छपने लगी। अब जिसकी वजह से भाई करेंसी की फोर्जिंग होगी, आप खुद बताओ, जाली नोट क्या करते हैं, वैल्यू गिरा देते ना करेंसी की। तो यही हुआ। फाइनली मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका भी बोला कि भाई अब टोकन करेंसी को विड्रॉ करने का वक्त आ गया। ये चीज है। और इसने क्या बोल दिया कि ठीक है, अब जिसके पास ब्रॉन्ज कॉइन्स है, ब्रॉन्ज के बदले उनको सिल्वर मिल जाएगा। लो, जिस चीज के लिए समझिए कि अब ये विड्रॉ कर दिया, अब ब्रॉन्ज, अब क्या करे, टोकन करेंसी, तो यानी कि भाई पुराना सिस्टम चलेगा। तो भाई आप एक बात बताओ,
बहुत लोगों के पास ब्रॉन्ज कॉइन थे, उनको असली में सिल्वर कॉइन मिल गए। यही चीज है। और ये जो ब्रॉन्ज कॉइन थे ये किले के बाहर ऐसे ही पड़े रहे और बहुत टाइम तक ये ऐसे ही पड़े रहे। देन प्रोजेक्ट खुरासन, खुरासन एक्सपेडिशन, इंटरनल मैटर्स में नहीं एक्सटर्नल मैटर्स में भी इनका काफी ज्यादा वो था। इनका खुरासन प्रोजेक्ट जो था वो पहला एक्सटर्नल फॉरेन प्रोजेक्ट था। ये चाहते थे कि ये मैं बहुत बड़ा, बहुत आई एम अ ग्रेट कंकरर, तो इन्होंने बोला कि मैं किंगडम ऑफ खुरासन को जीतूंगा। किंगडम ऑफ खुरासन जो है वो इराक रूल करता था, इराक से पूरा रूल चलता था। 3 लाख रुपए इसने लगा दिए इस पे और फिर बोला छोड़ो यार नहीं करते। पूरी तैयारी कर ली, 3 लाख रुपए लगा दिए, खूब पैसा लगा दिया। उस समय की बात है ये, उस समय की। और बाद में इसको हेल्प मिली नहीं तो इसने बोला कि अरे यार नहीं छोड़ो, पर्शियन एम्परर जो है वो तो हमको हमारी ज्यादा मदद कर नहीं रहे, तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं रहेगा। खुरासन मतलब भाई अफगानिस्तान का पूरा एरिया। तो खुरासन और इराक को ये करना तो चाहते थे ऑक्यूपाई, लेकिन हुआ नहीं, इट वॉज अगेन फेल्ड। ये चीज है। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक का देहांत होता है। थट्टा जा रहा था, वहीं पे इसकी मौत होती है। उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। ये मैं आपको बता ही चुका हूं, अलाउद्दीन खिलजी, ये पता नहीं ये सब मैं बता चुका हूं आपको, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा जो भी डिपार्टमेंट्स थे और क्या हिसाब किताब था। अब आया फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है ये घियासुद्दीन तुगलक का ही, मतलब जो ही वॉज बेसिकली द यंगर ब्रदर ऑफ घियासुद्दीन तुगलक, भाई था घियासुद्दीन तुगलक का। ये 1309 में इसका जन्म हुआ था। यानी कि जब इसको सत्ता मिली तो ये 42 साल का था। 42 साल की उम्र में इसको सत्ता मिली और उसके बाद इसने सत्ता को संभाला। 1388 तक इसने रूल किया, 37 साल तक इसने रूल किया। सर अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत बढ़िया इसका रूल चला होगा। नहीं, फिरोज शाह एक अच्छा कमांडर नहीं था, लेकिन हां ये बातें सुनता था और इसने काफी काम किया। इसने रेवेन्यू रिफॉर्म्स, इरिगेशन वर्क्स, चैरिटेबल प्रोग्राम्स, पब्लिक वर्क चलाए। लेकिन भाईजान बहुत शराब पीते थे, बहुत शराब पीते थे, जबरदस्त शराब पीते थे, डुबकियां लगाते थे शराब में। साथ ही साथ ये धार्मिक इंसान थे, काफी रिलीजियस पर्सन थे, तो उलेमास की बातें बहुत ज्यादा सुनते थे। काफी ज्यादा कन्वर्जन भी इन्होंने किए, बहुत हिंदुओं को इंकरेज करते थे कि आप कन्वर्ट हो जाओ। ये चीज है। तो सबसे पहले तो इन्होंने रेवेन्यू का असेसमेंट किया कि वही है कि भाई इन्होंने भी बोला कि कितना रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है। तो फिरोज शाह तुगलक ने एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया था, ख्वाजा हसनुद्दीन, जो कि पब्लिक रेवेन्यू का पूरा एस्टिमेट निकालता था कि भाई एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, ये तो मैं बता ही चुका हूं, मेरे ख्याल में इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं कि क्या क्या रीजन थे जिसकी वजह से दिक्कतें हुई। तो डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, वही फिरोज शाह की अभी हम बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम इस पे आएंगे। तो इसने रेवेन्यू फिक्स किया। खालसा लैंड, खालसा लैंड जो होते थे वो सरकारी लैंड होता था, और इस पे रेवेन्यू फिक्स किया कि इस पे कितना रेवेन्यू आएगा। नए टैक्सेशन सिस्टम इसने डेवलप किया। खराज, ये लैंड टैक्स होता था, जो भी लैंड था 1/10 आपको देना पड़ता था। आप लिख लीजिए, न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन अंडर फिरोज शाह तुगलक। दूसरा था जकात, इट वॉज 2.5%। मुस्लिम से 2.5% लेते थे, लेकिन हिंदुओं से ज्यादा लिया जाता था, रिलीजियस पर्पसेस के लिए लिया जाता था। देन खाम, जो बूटी कैप्चर होती थी उसका 1/5 जो है वो लिया जाता था, और 4/5 जो है वो सोल्जर्स को दिया जाता था। देन जजिया, ये अगेन हिंदुओं से लिया जाता था। इसने इरिगेशन वर्क्स बहुत बढ़िया किए। इसने लॉन्गेस्ट कैनाल बनाई थी, बहुत बड़ी नहर बनाई थी, जमुना से जो हिसार तक को कनेक्ट करेगी, 150 मील लंबी कैनाल, जिसने काफी इरिगेशन में काफी मतलब मदद की। इसने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेके आया ये। दूसरी इसने कैनाल बनाई थी सतलज से घाघरा तक, वो भी 100 मील लंबी, मीटर बोलो 100 मील लंबी, लगभग 150 किलोमीटर तक, 150 नहीं 170-180 किलोमीटर तक। तीसरी कैनाल जो है वो मांडवी से सिरमूल हिल्स, और चौथी कैनाल घाघरा से फिरोजाबाद। तो इसने इरिगेशन वर्क्स भी किए। देन इसने दीवाने खैरात,
इसने मैरिज ब्यूरो सेटअप कर ली थी। जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता था शादियों के लिए, इसी से ही पैसा दिया जाता था। अगर आपको अपनी बेटियों की शादी करवानी है तो परेशान मत हो, राज्य आपके साथ खड़ा है। देन दारुल शिफा हॉस्पिटल हुआ करता था। इंपॉर्टेंट टाउन्स में इसने हॉस्पिटल खुलवाए, सराय खुलवाए, बहुत सारे सराय खुलवाए, 200 से ज्यादा इसने सराय खुलवाए। दे वर बिल्ट बाई सुल्तान। देन काफी ज्यादा ये ग्रांट्स देता था। तीसरी चीज, इसने बहुत इंपॉर्टेंट टाउन्स जो है वो फाउंड किए, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार, ये सब। इसी के ही दौरान अशोक के जो 2 पिलर्स थे ये दिल्ली लाए गए, एक मेरठ से और दूसरा तोपड़ा से, और दिल्ली में इसको इरेक्ट किया गया। फिरोज शाह तुगलक को पढ़ना लिखना पसंद होता था। हिस्टोरियन, पोएट, स्कॉलर्स इसके कोर्ट में रहते थे। खुद भी काफी पढ़ा लिखा था। इसने अपनी बायोग्राफी लिखी थी, फतूहत फिरोज शाही, जिससे हमको सब कुछ पता लगता है। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था इसके बारे में, फतवाहे जहांगीरी। अफीफ ने तारीखे फिरोज शाही लिखी। ये सब जो आपको हिस्ट्री पता चलती है ना, यहीं से पता चलती है। मिनहाज, अफीफ, इन सब ने जो काम किया है, समझिए कि रिटन वर्क्स है ना, तो हमको पता चलता है कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ये चीज है। लेकिन एक एफिशिएंट कमांडर नहीं था। फिरोज शाह तुगलक वॉज नॉट एट ऑल एन एफिशिएंट कमांडर। कई जगह, जैसे बंगाल ने आजादी घोषित कर ली और बंगाल के खिलाफ एक्सपेडिशन की 1353, 1358, लेकिन ज्यादा इसके हाथ लगा नहीं। ये चीज है। ये काफी नेगेटिव हिंदुओं के लिए माना जाता था। अगेन इनटॉलरेंट था। कन्वर्जेंस इसने बहुत ज्यादा कि हिंदुओं को भी इस्लाम को ले लेना चाहिए, तो यह भी हुआ। फिरोज शाह तुगलक की मौत 1388 में हुई। अब उसके बाद सबसे बड़ा रीजन ये था डिक्लाइन की अगर बात करें तो पहली बात तो फिरोज शाह के बाद कोई स्ट्रॉन्ग सक्सेसर नहीं था। फिर 1388 के बाद क्योंकि स्ट्रॉन्ग सक्सेसर था नहीं, तो यहां पे हुआ क्या कि बहुत सारे जो नोबल्स थे, एम्बिशियस नोबल्स, उन्होंने रिबेल कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक, मैंने बताया ना, एबल कमांडर नहीं था, तो अब रिबेलियन को इसने काम बहुत बढ़िया किए, लेकिन आर्मी के मोर्चे पे ये नाकामयाब रहा। रूल बहुत टाइम तक चला, लेकिन इस दौरान काफी किंगडम्स ने आजादी ले ली थी। ये चीज है। एक के बाद एक रिबेलियन होने लगा। बंगाल में, देन माबार में, वारंगल में, काम्पी में, अवध, गुजरात, हर जगह रिबेलियन होने लगे। तो मुश्किल थी। एक जगह सुल्तान जाता, मोहम्मद बिन तुगलक से ही शुरू हो गया था, एक जगह जाता तो दूसरी जगह रिबेलियन, दूसरी जगह जाता तो तीसरी जगह रिबेलियन। ये चीज है। ये फिरोज शाह तुगलक, ये आप देख सकते हैं। इसने, फिरोज शाह तुगलक ने जो भी हार्श पॉलिसीज थी, ताकि नोबेल्स, मैंने बताया ना कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बाद नोबेल्स पे सुल्तान इतना भरोसा नहीं करते थे, लेकिन इसने ये सारी पॉलिसी रिवर्स कर दी ताकि नोबेल्स को हम खुश कर सके। इसने जो नोबिलिटी थी वो हेरिडेटरी बना दी कि अब नोबेल का बेटा ही, नोबेल उस समय के ब्यूरोक्रेट्स होते थे, वही नोबेल बनेगा और कोई भी इस प्रैक्टिस को एबॉलिश नहीं करेगा। ये चीज है। अब हालांकि जो इक्ता सिस्टम, वही लैंड ग्रांट्स, ठीक है, एक बहुत बड़ा जो पार्ट है वो छोटे छोटे इक्ताज में डिवाइड होता था, उसको दिया जाता था, वो लैंड जो है वो दिया जाता था। ये बहुत बड़ा, ये बहुत हार्मफुल साबित हुआ क्योंकि यहां से ही छोटे छोटे एम्पायर उदय होने लगे और इसमें मेरिटोक्रेसी थी नहीं। हेरिडिटरी में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ना कि मेरिटोक्रेसी नहीं होती है, तो मेरिटोक्रेसी नहीं तो जो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं वो आएंगे नहीं। अब इससे नुकसान आपको ही है ना, आप टैलेंट को अपने पास ला नहीं रहे हो। तो इस्लाम इसने थोपने की कोशिश की, जजिया लगा और बाकी और भी बहुत सारे टैक्सेस लगाए, और ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये काफी ज्यादा एक बहुत वेरी स्कॉलरली टाइप था ये। तो ये चीज है। और इसने नहर सिस्टम, कैनाल सिस्टम जो है बहुत बढ़िया, और इसने काफी टाउन्स भी बनाए। फिरोज शाह के पास लगभग 1,80,000 के करीब स्लेव्स थे, इतना ज्यादा। ये चीज है। रॉयल वर्कशॉप्स बनाई इसने ऑल ओवर द एम्पायर। और जब 1388 में फिरोज की डेथ हुई तो फिर जो सुल्तान मोहम्मद था, फिरोज, ये ज्यादा ताकतवर था नहीं। नासिरुद्दीन महमूद आया। 6 साल तक इधर उधर गद्दी जाती रही, लेकिन नासिरुद्दीन महमूद आया। अगेन बहुत ही इनकॉम्पिटेंट रूलर था ये, बहुत ही कमजोर रूलर। 1394 से लेकर 1412।
नोबिलिटी उस समय बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई थी। और इसी दौरान हम ये देखते हैं कि शुरुआत होती है 1398 में तैमूर ने इन्वेड किया। और तैमूर ने जब इन्वेड किया तो महाशय भाग गए थे ये। तैमूर आपको पता ही है, जो चंगेज खान का बेटा था चगाताई, उसी को ही फॉलो करता था, उसी लेने से ही आता था। हालांकि गरीब था, ये ट्राइब से ही आता था। और इसने, जो तैमूर था, जब इसने इन्वेड किया दिल्ली को, तो समझिए कि सब लूट लिया, पूरा सब लूट गया और सारे आदमियों को मार दिया इसने। मतलब समझिए कि इतना ज्यादा डर था कि जो औरतें थी वो बोलती थी कि भाई सो जाओ वरना तैमूर आ जाएगा। तैमूर का जो मोटिव था वो यहां पे रूल नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सेंट्रल एशिया था। तो यहां से बहुत सारी वेल्थ लेके गया। ये चीज है, 200 सालों में जो सुल्तान और दिल्ली ने वेल्थ एक्यूमुलेट की थी, सब ले गया। और महमूद शाह जो है वो भाग गया, डर के मारे भाग गया। 1412 में महमूद शाह फाइनली मरता है और उसके बाद एक नई डायनेस्टी आती है, खिज्र खान। सईस का जो फाउंडर थे, वॉज खिज्र खान। तो ये लेक्चर था। अब इसमें मैं आखिरी में बताता हूं कि एक्चुअली डाउनफॉल का कारण क्या था। डाउनफॉल का सबसे पहले तो साउथ इंडिया में जितने भी एम्पायर थे ना, वो बार बार इंडिपेंडेंस ले लेते थे। मतलब आपको ट्रिब्यूट देनी हो, ट्रिब्यूट नहीं देते थे। वो बार बार, जैसे ही कोई, जैसे अलाउद्दीन खिलजी गया, उन्होंने ट्रिब्यूट देना बंद कर दिया, उन्होंने पैसे देने बंद कर दिया, फिर वहां पे जाके इनको कंकर करना पड़ता था। तो साउथ इंडिया एक बहुत बड़ा डाउनफॉल का कारण था। अब आप साउथ इंडिया में बार बार भेज, बहुत दूर था साउथ इंडिया, ठीक है, साउथ जाना बहुत टाइम लगता था, बहुत वक्त लगता था। वीक सक्सेसर इतने ताकतवर थे ही नहीं। देन फिरोज शाह तुगलक, भाई फिरोज शाह तुगलक बाकी सब में व्यस्त रहता था, लेकिन जहां कमांड की बात आती थी वो इतना एबल रूलर नहीं था। नोबिलिटी इतनी ज्यादा ताकतवर, फिरोज शाह तुगलक उलेमास पे बहुत ज्यादा विश्वास करता था, धार्मिक इंसान था, नोबेल्स को इसने बहुत ज्यादा ताकत दे दी। और उसके बाद जब तैमूर का इन्वेजन हुआ तो फिर कमर तोड़ तोड़ के रख दी। इतनी सारी वेल्थ वो लेके गया कि क्या बताएं। देन जो एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, एक के बाद एक एम्पायर डिसइंटीग्रेट होता गया ना, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था। छोटे छोटे जो किंगडम्स थे उन्होंने आजादी घोषित कर ली, और जो ऑलरेडी रिबेल कर रहे थे वो तो आजाद हो ही गए। अब कुछ हम देखते हैं कि विच डायनेस्टी ऑफ, मतलब कुछ सवाल देखते हैं, विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम। तो आपको पता ही है, खिलजी 1390 से 1420 तक। सो आंसर इज ए। ये देख सकते हैं, डायनेस्टीज का हिसाब किताब लिखा हुआ, आप देखिएगा। हु इंट्रोड्यूस्ड मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, अलाउद्दीन खिलजी। सी। ये सब अब मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं सवाल के साथ साथ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हु वर द शाहना एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, तो आपको पता ही है, ये मार्केट ऑफिसर्स थे। सो डी इज द करेक्ट आंसर, जो प्राइस कंट्रोल को देखते थे। हु वाज द कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी फोर्सेस ड्यूरिंग हिज डेक्कन कैंपेन्स, मलिक कफूर। सी इज द करेक्ट आंसर, ये आप देख सकते हो। विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत डिक्लेयर हिमसेल्फ एज खलीफा, दिल्ली सल्तनत का कौन सा रूलर अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? करेक्ट आंसर इज सी, मुबारक शाह। तो मुबारक शाह 1316 में आया था। मैंने बताया ना कि मुबारक शाह सिर्फ 17 और 18 साल का था, और ये बहुत ही अय्याश राजा था। इसकी अय्याशी के कारण ना पूरे, जो कुछ नहीं, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, जो करना है करो। पूरा जो स्टेट था वो कोलैप्स कर गया था। कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी फोर्सेस ड्यूरिंग हिज, अच्छा ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, मलिक कफूर, ठीक है। सुल्तान हु इज सेड टू हैव रेज्ड लैंड रेवेन्यू टू 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस, लैंड रेवेन्यू में 50% जो प्रोड्यूस होता था वो आपको देना पड़ता था। तो द करेक्ट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। विच वॉज रीनेम्ड एज खिजराबाद बाय अलाउद्दीन खिलजी, खजुराहो, सॉरी सी, चित्तौड़ इज द करेक्ट आंसर। चित्तौड़ को बाद में इसने खिजराबाद जो है वो बना दिया था 1303 में। What is true in context of administration and consolidation under Khiljis and Tughlaqs? Large parts of subcontinent remained under control of Delhi Sultan. Forest areas in Gangetic Plain were penetrated for the first time. It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi. Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq forced their control in Gangetic Plain for a longer duration. इसमें correct answer है C. It was difficult to control डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल, क्योंकि बंगाल कभी इनके पास आया ही नहीं। अरे यार सॉरी, द फर्स्ट मुस्लिम इनकर्जन ऑन डेक्कन अकर ड्यूरिंग रेन ऑफ जलाउद्दीन खिलजी। सी इज द करेक्ट आंसर। अरे यार ये क्या हो रहा है? विद रेफरेंस टू अलाउद्दीन खिलजी डेक्कन कैंपेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? जो अलाउद्दीन खिलजी ने डेक्कन पे कैंपेन की थी, इसमें से कौन सही है? डेक्कन पे कैंपेन की थी तो aim of these invasions was to annex the southern kingdoms so as to increase the territorial reach of the Delhi Sultanate. एम क्या था कि सदर्न किंगडम को जीता जाए
ताकि टेरिटोरियल रीच ऑफ द दिल्ली सल्तनत को बढ़ाया जाए। ये सही है, इट इज राइट। The Deccan policy led to huge financial drain for the Delhi Sultanate owing to the need for the maintenance of huge The Deccan policy led to huge financial drain for the Delhi Sultanate owing to the need for the maintenance of a huge army। ये भी बिल्कुल सही है। सो दोनों ही करेक्ट है, सी होगा इसमें, ठीक है, इसमें डी दिया हुआ है। बिफोर अज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ द सुल्तान दिल्ली, बलबन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सुल्तान नासिरुद्दीन। ये तो पिछली बार का क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फॉर दिल्ली टू दौलताबाद? मोहम्मद बिन तुगलक, अभी बताया था, देवगिरी से चला गया था इधर दौलताबाद। Where was the capital of Bihar? What was the capital of Bihar in Tughlaq period होगा? Where was लिखा हुआ है, C is the correct answer, बिहार शरीफ। गाजी मलिक was the founder of which dynasty? गाजी मलिक का नाम क्या था? गियासुद्दीन तुगलक। So the correct answer is तुगलक, A। Who among the following ruler established दीवाने आमिर कोही? The correct answer is मोहम्मद बिन तुगलक। ये सब मैंने आपको बताया, ये आप देख सकते हो, ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं फाउंड किए गए। Who appointed खाने जहां मकबुल तेलुगु ब्राह्मण कन्वर्ट एज वजीर? करेक्ट आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, सो ये बी क्यों दिखा हुआ है, गलत है, ये ए होगा, ये बोलना पड़ेगा इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ तुगलक डायनेस्टी इशूड कॉपर कॉइंस इंस्टेड ऑफ सिल्वर वंस? आसान है, मोहम्मद बिन तुगलक, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग तुगलक रूलर्स बिल्ड धार फोर्ट? मुझे भी नहीं पता यार, ये भूल गया मैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए, मोहम्मद बिन तुगलक। हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद? ये तो आसान है, द करेक्ट आंसर इज बी, डी सॉरी, गियासुद्दीन तुगलक, उसने तुगलकाबाद को एस्टैब्लिश किया। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक की रेन में कौन आया था? तो करेक्ट आंसर इज बी, इब्न बतूता। ओके, आखिरी सवाल, फिरोज शाह तुगलक वेलफेयर स्टेट इंक्लूडेड विच ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स? ही ट्रीटेड हिंदू एज सेकेंड रेट सिटीजंस एंड इम्पोज्ड जजीरा। बिल्कुल सही बात है। He increased number of slaves by capturing the defeated soldiers and young person। ये भी बिल्कुल सही बात है। So C is the correct answer। तो भाई ये लेक्चर खत्म, तुगलक्स और खिलजीस पे हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे सईस और लोदीज की। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।